गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे भरपूर स्वागत है। और आप सभी आइए और इस चैनल पे अपने करंट को बेहतर करें। आपको इस चैनल पे हर माह का वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज आते रहता है, आप सभी देखें। और अगर नए हैं तो प्लीज आप क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। आप इसे देखें, देखने के साथ आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन होगा, आप सफल घोषित होंगे। इसलिए इसे देखते रहें और शेयर अवश्य करें। आपको पता है कि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनटीपीसी मेंस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, ये सभी परीक्षाएं के लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप सभी देखें और शेयर अवश्य करें। अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। और आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इस सप्ताह का जो भी करंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज भी हम लोग दिवस से शुरू करने जा रहे हैं। 2-3 दिवस है जो काफी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। कह रहा है 1 नंबर में कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाई जाती है। यानी कि हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इस बार का थीम है सस्टेनेबल शिपिंग। सस्टेनेबल शिपिंग इस बार का थीम है, क्योंकि हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाई जाती है ताकि समुद्र के महत्व को समझा जाए। तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका करंट के साथ साथ एक जीके का प्रश्न है। लगभग बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और आगामी परीक्षाओं में भी आपको देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाई जाती है। और इस बार का थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट आवर हेल्थ इस बार का थीम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शांति और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो 6 अप्रैल को मनाई जाती है। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेल की आयोजन ईसापुर में हुआ था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की आयोजन 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1896 को आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसी के वजह से हर वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और यह शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये खेल का आयोजन किया जाता है। इस बार आप लोग देखें कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था और इसमें भारत का प्रदर्शन भी आपने देखा था। तो अगर नहीं देखे तो आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया कि आगामी 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में आयोजित होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। अपने भारत के अंदर 2036 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होंगे, जहाँ पे क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। तो ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। और अगर ओलंपिक से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां पर देखें, उससे आपकी तैयारी काफी बेहतर होगा। अगला है कि इसका थीम अगर हम देखते हैं तो सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर। सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर इस बार का थीम है। तो ये 2-3 आप दिवस ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारे प्रमुख नियुक्तियां। तो बात करते हैं नियुक्तियां में, तो विक्टर ओबर्न हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री, अगर हम बात करते हैं हंगरी, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू कौन है? तो ये है जीएसआई के महानिर्देशक। जीएसआई के महानिर्देशक, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पूछता है कि इसकी स्थापना कब होती है और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1851 में और मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर स्थित है। कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका मुख्यालय बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि विनय मोहन को विदेश सचिव बनाया गया। अभी जो है वो सचिव बदला गया। ये पहले जो थे वो आपका दूसरे श्रृंखला कोई थे और इन्हीं के जगह पर विनय मोहन को विदेश सचिव बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हम बात करते हैं कि अभी देश के अंदर विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं और ये सुषमा स्वराज के समय में विदेश सचिव हुआ करते थे और अभी वर्तमान में ये अपना जो है वो विदेश मंत्री बन चुके हैं और उनके सचिव विनय मोहन होंगे। ध्यान रखना है। अगला है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये केतांजी ब्राउन जैक्सन को यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्स्ट अश्वेत महिला न्यायाधीश बनाया गया है। फर्स्ट अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो केतांजी ब्राउन जैक्सन को बनाया गया है यूएस के अंदर। तो ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि भारत के जो है वो अभी वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एनवी रमना है। ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट भारत में नई दिल्ली में स्थित है और इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अंदर किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र भारतीय संविधान की आर्टिकल 214 के अंदर किया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय और इसके अलावा 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत का 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक, वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक डॉक्टर रेणु सिंह को बनाया गया है। ध्यान रखना है। और ये अगर बात हम करते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां थी। अगर हम बात करते हैं अब खेल से संबंधित, तो खेल से भी 2-4 प्रश्न हर वीक में बनते हैं। और अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने देश के अंदर आईपीएल का आयोजन चल रहा है। तो आईपीएल से भी हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में और बाकी भी आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये दूसरा संस्करण है और इसका आयोजन कर्नाटक के अंदर किया जाएगा मई 2022 में। हालांकि इसका आयोजन 2021 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड के वजह से इसे रोका गया था और अभी इसका आयोजन मई 2022 में कर्नाटक में होगा और यह दूसरा संस्करण है। आपको ध्यान रखना है। और इस बार का थीम है बीरा इसका थीम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ध्यान रखना है। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफी चर्चा में रहा कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड में किया गया है। न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और उप विजेता इंग्लैंड रहा है। यानी कि इसका फाइनल मुकाबला जो खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, लेकिन जो है विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और इंग्लैंड इसका उप विजेता रहा। ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। भारत हालांकि पीछे रहा, भारत सेमीफाइनल नहीं खेल पाया था इसमें। अगला प्रश्न है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जो कि 19वां संस्करण था ये, और इसका विजेता पंकज अडवाणी बने। पंकज अडवाणी ऐसे जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो भी बिलियर्ड से संबंधित होते हैं उसमें लगभग जो है वो पंकज अडवाणी ही आपका विजेता रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि सभी नहीं, ये नहीं कि जो है वो कोई भी प्रश्न है बिलियर्ड से संबंधित तो हम पंकज अडवाणी को ही मार दें, तो फिर ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन रहे? तो पंकज अडवाणी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 8वीं बार इसके विजेता रहे हैं, 8वीं बार इसके विजेता रहे हैं। अगला है पुरस्कार
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पुरस्कार से अगर हम देखें तो 31वां सरस्वती सम्मान की घोषणा किया गया। 31वां सरस्वती सम्मान जो कि हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार यह प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इस बार का सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा किया गया, 31वां सरस्वती सम्मान। और यह काफी महत्वपूर्ण है। इनको जो ये मिल रहा है, इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। और इन्होंने इसमें बताया है कि मैं तन से बूढ़ा हुआ हूँ, मन से बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मतलब कि मैं सीख सकता हूँ, यानी कि अभी हम थका नहीं हूँ, मैं तन से बूढ़ा हो चुका, मन से बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इसलिए आप सभी भी इनसे सीखें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप अंतिम समय तक सीख सकते हैं। इसलिए सीखिए और अपनी सफलता को और आगे बढ़ाइए, आप काफी अच्छे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। किस लिए दिया गया है, किस उपन्यास के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। अगला है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आरिफ जौहरी को, और ये मुंबई के हैं, ध्यान रखिएगा, आरिफ जौहरी, और इन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार। अब ध्यान रखना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, नोट करेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न तो करंट में पूछेगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, तो आप आरिफ खान मार देंगे। लेकिन कभी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है कि प्रिट्जकर पुरस्कार, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये ध्यान रखना है कि वास्तुकला के क्षेत्र में ये फ्रांसीसी केरे को दिया गया है और यह पहले फ्रांसीसी किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कह रहा है कि अफीम के खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया तालिबानियों ने, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का शासन है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग देखे थे कि वहां पर गिनी जो राष्ट्रपति थे उनको भगाया गया था और तालिबानियों का अधिकार हुआ और उन्होंने आया तो अफीम के खेती पर प्रतिबंध लगाया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला है कि 13 नए जिला की शुभारंभ किया। जैसे आप देखे थे कि 2 जून 2014 को जब देश के अंदर जो है वो मोदी सरकार फर्स्ट आई थी, तो उसी समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो उस समय से लेकर अभी तक यानी कि 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही राजधानी हैदराबाद थे, लेकिन अब 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा है कि अभी आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो 13 नए जिले का शुभारंभ किया गया। पहले से भी 13 जिला थे, अब 13 जिला हुए, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल कितने जिला हुए? तो 26 जिला हो गए हैं। और अपने देश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का लद्दाख है, जिसका जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न राज्य हुआ करता था और इसे डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने देश के अंदर है अभी। अगला है कि ऑपरेशन उपलब्ध, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि ऑपरेशन गंगा चला था। यूक्रेन से में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उन्हें भारत वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा नहीं, ये ऑपरेशन उपलब्ध है और इससे शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, आरपीएफ ने शुरू किया। और इसका क्या ये है, ऑपरेशन उपलब्ध का कारण ये है
कि टिकट में कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना। अभी आप देखते हैं कि टिकट के बहुत सारे कालाबाजारी होता है, इसी पे रोक लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। इससे जो भी कालाबाजारी हो रहा है उसे रोका जा सके। तो ध्यान रखना है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध कालाबाजारी, टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना का संबंध उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड, अभी हाल ही में देखे थे कि उत्तराखंड में चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली थी और पुनः पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो अपने सिटिंग क्षेत्र से चुनाव हारे थे, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उत्तराखंड में ही आपका हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किया गया है। ध्यान रखना है इसमें कि उत्तराखंड के सीमा पर, जो चीन के सीमा पर क्षेत्र है, वहां पर प्रहरी दल का जो है वो नेतृत्व करना है। प्रहरी वहां पर जो है वो प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। तो वही है हिम प्रहरी योजना। ध्यान रखना है कहां से? उत्तराखंड से। अगला है कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक है, उपन्यास है और इसको आलोक चक्रवात ने इसका जो है वो रचना किया है। ध्यान रखिएगा। और इसका विमोचन अभी हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि बिरसा मुंडा पर अगर हम लोग आए हैं तो यहाँ से जो है एक दो प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा आंदोलन चलाया गया था 1899 से 1900 के बीच में, और इनके गुरु आनंद गुरु थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आनंद गुरु। और अगर हम इनका जो है अन्य नाम से बात करते हैं तो अन्य नाम धरती बाबा या फिर चमत्कारी बाबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। हालांकि कटोंग बाबा कटोंग के नाम से भी बिरसा मुंडा प्रसिद्ध रहे हैं। आदिवासी थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया था और अंततः सफल भी इन्होंने रहा था। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वहां पर झारखंड के अंदर एक जनजातीय संग्रहालय का भी स्थापना करने का जो है निर्णय लिया इन्हीं के नाम पर। तो काफी महत्वपूर्ण है। कटोंग बाबा कटोंग, चमत्कारी बाबा या फिर धरती बाबा के नाम से बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है। काफी बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने ही किया था। अगला है कि स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान ये 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बुलडोजर बाबा, अभी हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है बुलडोजर बाबा के नाम से। तो बुलडोजर बाबा ने स्कूल में 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया है, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान को ध्यान रखना है कि स्कूल चलो अभियान का संबंध बुलडोजर बाबा से है। तो इन्होंने अब स्कूल में जो है वो बच्चों की 100% उपस्थिति करने के लिए स्कीम लाया है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से इसका शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखना है। अगला है कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा। काफी चर्चा में अभी रह रहा है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें कुल 18 अध्याय है, ध्यान रखिएगा, महाभारत में, और इसके 18वें भाग को ही श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय। सॉरी, महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 18, और इसके 18वें भाग को ही श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। और अभी ये इसलिए महत्वपूर्ण हुए हैं कि बहुत सारे राज्यों के द्वारा स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में इसे जोड़ा जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा कि 6th क्लास से 12th क्लास तक, यानी कि गुजरात की सरकार जो है वो 6 से लेकर 12 तक की क्लास में इसे सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया, और वही 9th to 12th के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे ऐड किया है। तो ध्यान रखना है कि दोनों जो है अपने स्कूल में सब्जेक्ट के रूप में श्रीमद् भागवत गीता को शुरू किया है, लेकिन कौन से क्लास में? तो ध्यान रखना है कि गुजरात 6 से 12 और हिमाचल प्रदेश 9 से 12 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अब हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो महाभारत जो है, महाभारत की रचना किसने किया है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना किया गया है, जबकि रामायण की रचना
वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखना। हालांकि सबसे बड़ा जो है वो महाभारत ही है, जबकि आदि काव्य की जिक्र कहा जाए तो आदि काव्य रामायण है, और आदि कवि उसके जो रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं उन्हें कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है कि फोर्ब्स 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे, तो फर्स्ट पे एलन मस्क रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे एलन मस्क रहे हैं, और ये स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख हैं एलन मस्क। और अगर देखा जाए तो सेकंड पर अमेजन के जेफ बेजोस रहे हैं विश्व में, और अगर बात करते हैं टॉप 10 में तो 10वां स्थान पर अपने देश के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी रहे, और 11वां पर गौतम अडानी हैं। अगर हम बात करते हैं एलन मस्क ने क्या किया है कि अभी ट्विटर के 9.2% शेयर को खरीद लिया है। काफी चर्चा में है कि ट्विटर के 9.2% शेयर को किसने खरीदा, तो स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा खरीदा गया, और यह विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। अगला है कि हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी कि इसमें महिलाओं में अगर देखा जाए तो जो है वो सबसे यह कह रहा है कि रिचेस्ट यानी सबसे अमीर महिला कौन है, तो फर्स्ट पे ऊ यूजन, ये चीनी नाम है, भारतीय नाम नहीं है, ध्यान रखना है। वो यूजन जो कि चीन के हैं, ये सबसे अमीर महिला इसके अनुसार, तो हुरून रिचेस्ट के अनुसार। और 10वां स्थान पे एक भारतीय है जिसका नाम फाल्गुनी नायर है, फाल्गुनी नायर 10वें स्थान पे, और ये नायिका के सीईओ, भारतीय कंपनी नायिका के सीईओ फाल्गुनी नायर है, तो ध्यान रखना है। अगला है काफी महत्वपूर्ण, हमेशा जो अमेरिका रूस को छेड़ते रह रहा है, और इसी बीच ये चर्चा में आया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर किया गया रूस को। अभी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासभा में एक वोटिंग हुआ, और उस वोटिंग में जो है वो रसिया को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने के लिए वोटिंग किया गया था, जिसमें देखा गया कि कुल 93 वोट जो है वो आपका विरोध में पड़ा, और जबकि 24 वोट समर्थन में। हालांकि भारत जो है इसमें शामिल नहीं हुआ, कहा कि जो है हम अभी साइलेंट हैं, और मैं युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को से बात कर रहा हूं कि दोनों देश जल्दी से युद्ध विराम करें और लोगों के मानवाधिकार का हनन न हो। हालांकि भारत अपना स्टैंड पे अड़े हुए है, भारत किसी के सपोर्ट में नहीं है। हालांकि जो है वो यूक्रेन को भी दबाव भेज रही है, और अगर बात करें तो रसिया से भी युद्ध विराम के लिए बातें कर रही है भारत सरकार, तो ध्यान रखना है। अगला है कि टेम्पल 360 क्या है, तो टेम्पल 360 संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये है टेम्पल 360 कि इसके तहत जो भी देश के अंदर प्रमुख मंदिर है वहां से लाइव प्रसारण पूजा का किया जाएगा। आप घर में रहकर उसका प्रसारण से के माध्यम से देख सकते हैं। तो वही टेम्पल 360 किसने शुरू किया, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है लेबनान के केंद्रीय बैंक ने दिवालियापन की घोषणा किया। लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत में है, तो लेबनान में के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से लेबनान का भी एक केंद्रीय बैंक है, और उसने दिवालिया घोषित हो चुका है। अब उसके पास जो है वो समझिए कि पैसा है ही नहीं। अगर जो है दूसरा देश से भी व्यापार करना है तो विदेशी निवेश नहीं है, यानी कि उसके पास पैसा है ही नहीं। अब जो लोग भी अपना पैसा बैंक में जाकर वहां पे जमा किए हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर बैंक के पैसा ही खत्म हो गया। तो बहुत स्थिति खराब है, और इसके लेकर अभी लेबनान के अंदर काफी विरोध चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि किस देश के केंद्रीय बैंक में दिवालियापन की घोषणा किया गया, तो लेबनान में। और काफी जो है महत्वपूर्ण है कि आर्थिक संकट के कारण आपातकाल घोषित हो गया है श्रीलंका में। तो यहाँ पर भी चाइना का आशीर्वाद है, और जिस पर चाइना का आशीर्वाद होगा वहां पर आर्थिक संकट आना ही आना है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान चले गए चीन के वजह से ही, और अब जो है वो श्रीलंका की भी स्थिति यही होते जा रही है, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरह से कर्ज देता है किसी देश को, और कर्ज देने के बाद उस देश को खरीद लेना चाहता है, और इसी में फंस चुका है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर भी आर्थिक संकट की
स्थिति है। 55 गुना महंगाई बढ़ चुका है वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को भूखे मरना पड़ सकता है। वहाँ पे चावल 1 केजी जो है वो 400 प्लस जो है वो रुपए पर केजी हो चुके हैं। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक संकट की वजह से अभी किस देश में आपातकाल लागू है, तो श्रीलंका में, और ये अपना पड़ोसी ही देश है। लेकिन परंतु कहा जाए तो ये चाइना के आशीर्वाद की वजह से ये सब स्थितियां इसके यहाँ उत्पन्न हुई है। अगला है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तो ये मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा के द्वारा शुरू किया गया है। बुलडोजर मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने ये शुरू किया है। क्या? तो मुख्यमंत्री उद्यम योजना, इसके तहत जो भी वहाँ के युवा हैं उनको जो है उद्योग में प्रोत्साहित करने के लिए या किसी सेक्टर में प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। और काफी महत्वपूर्ण है कि दुष्प्रचार फैलाने हेतु 11 यूट्यूब चैनल बंद किया गया है। तो आप अगर गलत प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए तो वैसे 11 चैनलों को बैन किया गया है। हालांकि हम लोग जो है ऐसा प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग जो है वो पढ़ाई के ही बात करते हैं। तो आप लोग को इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई की बातें हो रही है तो आप सभी से जितना बने इस क्लास को शेयर करें और जो है वो इस क्लास को प्रचार करते रहें, तभी तो आप अपने आप को गौरव महसूस कीजिएगा कि हमने जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर इतने लोग जो है वो देख रहे हैं और काफी लोग सफल हो रहे हैं। इसलिए आप सभी शेयर करते रहे। और नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कर रहा है कि मंथन आइडिया फॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, सेबी के द्वारा मंथन आइडिया फॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि आपका जो है वो सेबी का काम क्या है? तो सेबी का अर्थ ही होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना हालांकि 1988 में किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। लेकिन 1992 ईस्वी में इसे जो है वो कानूनी अधिकार दिया गया सेबी का। और जो भी आपका शेयर बाजार में कोई भी कंपनी जा रही है, फिर उसको समाप्त करना है या फिर उसको मान्यता देना है, ये सब काम सेबी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी तरह से जो है मंथन आइडिया फॉर्म लॉन्च किया गया है जिसमें निवेशक के बारे में जो है वो बताना है, निवेशकों को लागू करना है इसके जरिए। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना एक्ट 1988 के तहत किया गया था। और लेकिन इसे कानूनी मान्यता कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया था। अगला है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हालांकि एक प्रश्न यहाँ से मैं पूछूंगा आप सभी से। मैंने बताया था हाल ही में कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किससे बनाया गया है? सेबी के पहली महिला अध्यक्ष, काफी महत्वपूर्ण है और मैंने पिछला 1-2 वीडियो पहले बताया है। तो आप सभी कमेंट इसका करें क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली महिला प्रेसिडेंट किसे बनाया गया सेबी का? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा ये शुरू किया है। इसके तहत 21 फसलों को रखा गया मुख्यमंत्री बागवानी योजना में। ध्यान रखिएगा कि 21 फसल को रखा गया, जो यानी कि जो भी फसल इसमें आएंगे उनके बीमा, यानी कि आपका अगर उत्पादन सही नहीं होता है तो सरकार के द्वारा वहां पर जो है उचित मूल्य आपको प्रदान किया जाएगा। अगला है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का फर्स्ट देश कौन बना? तो इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बना जो कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया। अपने यहाँ तो अभी जो है वो इंसानों को भी कानूनी अधिकार पूरी तरह से नहीं मिला है और समझिए कि इक्वाडोर अपने यहाँ वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो हम लोग भी जो है वो ऐसा डेवलप करें ताकि जो है हम लोग को पूरी तरह से कानूनी अधिकार मिल जाए। उसके बाद हम लोग भी जो है वो हमारे जानवरों को भी कानूनी जो है वो अधिकार प्रदान कराने की कोशिश करेंगे। अगला है कि प्रकृति मेरे लिए जो है काफी महत्वपूर्ण ये वर्ड है क्योंकि इसी के वजह से हम हैं, इसलिए प्रकृति को ध्यान रखिएगा। अब प्रकृति का अर्थ आप लोग गलत नहीं समझेंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन,
प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन हेतु शुभंकर जारी किया, यानी कि प्लास्टिक के जो भी अवशिष्ट है उसी के प्रबंधन के लिए एक शुभंकर प्रकृति जारी किया गया। और यह जारी किया है पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और पर्यावरण मंत्री कौन है अभी अपने देश के अंदर? तो भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि वर्णिका स्याही निर्माण इकाई है, स्याही निर्माण इकाई, और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और ये आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, यानी कि स्याही निर्माण इकाई है और इसे मैसूर में स्थित है। यानी कि जो भी आपका आरबीआई के द्वारा नोट मुद्रित होते हैं उसी का इंक के लिए इसका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि स्याही निर्माण इकाई है और ये मैसूर में स्थित है वर्णिका, और इसका शुभारंभ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि अभी अपने देश के 25वें गवर्नर हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट जो भी स्कूली बच्चे हैं उनके लिए कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 संपन्न हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में। और यह पहली बार किया गया है बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के लिए, ऐसा किया गया है, ध्यान रखना है। कहां पर? तो नई दिल्ली के अंदर, और ये पहली बार भारत में ऐसा किया गया है। अगला है कि वन्नीयार समुदाय, काफी चर्चा में अभी है वन्नीयार समुदाय, और ये तमिलनाडु के हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि तमिलनाडु के सरकार के द्वारा जो है वो जो भी रिजर्वेशन की दायरा ओबीसी का थी उसी में एक वन्नीयार समुदाय आते थे। इनके लिए स्पेशल जो है वो रिजर्वेशन की दायरा 10.5% कर दिया गया था। इसी के लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो फटकार लगाया गया और इसे रद्द किया गया कि जो है किसी एक खास समुदाय के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चर्चा में आया है वन्नीयार समुदाय। अगला है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। मानव तस्करी यानी कि मानव के जो है वो देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह बेचना तो तस्करी होती है, उसी के जो है रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ। इसके द्वारा तो राष्ट्रीय महिला आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अभी वर्तमान प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के भी प्रमुख हैं। अगला है कि लिविंग रूट ब्रिज, काफी चर्चा में है लिविंग रूट ब्रिज, और ये मेघालय के अंदर है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में शामिल किया जाएगा। संभावित सूची में शामिल किया जाएगा कौन? यूनेस्को के विश्व जो है वो धरोहर स्थल की संभावित सूची में लिविंग रूट ब्रिज को। लिविंग रूट ब्रिज है कि एक पेड़ के यानी कि जो वृक्ष है उसके जड़ों से एक वृक्ष का निर्माण हुआ है और वो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी गूगल पर जाकर इसका फिगर भी देख सकते हैं। बहुत जो है वो दृश्य बहुत अच्छा दृश्य है अगर आप इसे देखते हैं। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय के अंदर। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का मनाया गया। कब? तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले प्रेसिडेंट थे और अभी वर्तमान में बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है वो जगत प्रसाद नड्डा है, ध्यान रखिएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इसे आप, क्योंकि अभी भारत के अंदर देखा जाए तो बीजेपी ही जो है सब कुछ है, क्योंकि सेंट्रल से लेकर अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न राज्यों में बीजेपी अपना जो है वो सरकार चला रही है, इसलिए पूरे भारत को बीजेपी ही मानिए अभी, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। अगला है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के भी संपन्न हुआ और इसका आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है और यह 9वां संस्करण है। बकलोह हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला है कि 2021-22 में कृषि उत्पादन में सर्वाधिक निर्यात,
कृषि उत्पादन में सर्वाधिक निर्यात हम किसका किए, तो चावल, सबसे अधिक हम निर्यात जो है वो चावल का किए हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा पर चीनी का। समझिए कि जो है खाने में भी चावल और जो है निर्यात करने में भी चावल आ गए, तो हम लोग के यहाँ उत्पादन चावल का जो है वो काफी अच्छा है, इसलिए हमने उसका निर्यात काफी अच्छा किया। तो सबसे अधिक निर्यात 2021-20 में चावल का और दूसरा सबसे अधिक चीनी का किए। हालांकि लोकसभा में अभी जो है काफी चर्चा हुआ था, जिसमें बताया गया कि अभी सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्य कौन है, तो बागवानी में अगर देखा जाता है तो फर्स्ट में सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और सेकेंड पर WB यानी कि वेस्ट बंगाल है। ममता बनर्जी की जो राज्य हैं वो दूसरे स्थान पर। हालांकि फल उत्पादन में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, और अपना बिहार जो है वो कहाँ है पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग खाने में है, उत्पादन करने में आगे नहीं है। तो कम से कम न्यू जनरेशन आप सभी इसको सुधारें कि हम लोग भी जो है वो करंट में आए, ठीक है। अगला है कि क्वीन ऑफ फायर, ये इसके लेखिका कौन है, तो देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर के लेखिका हैं। और इस क्वीन ऑफ फायर में क्या है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर से जो है वो अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिया था इन्होंने, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर ये ग्वालियर भी चले गए थे, लेकिन जो है वो अंत समय में इनका मृत्यु हुआ था। लेकिन मरते समय जब ये इनका मृत्यु हुआ था तो उस समय जनरल ह्यूरोज जो था उसने बोला था कि भारतीय महिलाएं सोई हुई शेर है, यानी कि अगर भारतीय महिला सोई भी हुई है तो वह शेर है। तो भारतीय महिला को इससे सीखना चाहिए, आप में इतना दम है कि आप अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिया, तो अभी तो जो है नई भारत की महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। तो आप सभी जो है वो कुछ अच्छा करें ताकि वो देश हित में हो। तो आज हम लोगों ने इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको देखा, तो आप सभी देखें और देखने के साथ साथ प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, तो वो सब करते रहें। और मैं फिर से मिलूंगा आप सभी के बीच, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।